नमस्कार साथियों, पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमने अब तक अध्याय 7 की 3 क्लासेस कर ली हैं। आज अध्याय 7 की चौथी क्लास होगी और नगर पालिका अधिनियम की हमारी 22वीं क्लास है। आज हम अध्याय 7 में धारा 116 से धारा 120 तक की धाराओं को देखेंगे। इसके बाद अगली क्लास जो होगी वह इन 20 धाराओं की MCQ क्लास होगी। क्योंकि अध्याय 7 में 40 धाराएं हैं, इसलिए हमने सोचा कि 20-20 धाराओं के 2 पार्ट बनाकर उनके MCQ करा दिए जाएं। तो आज की क्लास में हम इन 5 धाराओं को डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगली क्लास MCQ की होगी, जिसमें अध्याय 7 में अब तक की धाराओं से संबंधित सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की सबसे पहली धारा है धारा 116। यह धारा ऐसी है जो आपके भी काम आएगी या आप कभी ना कभी इस धारा से परिचित हुए होंगे। तो आइए इस धारा को समझते हैं, एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझने का प्रयास भी करेंगे। तो धारा 116 में पहला पॉइंट है, जब किसी भवन या भूमि या दोनों पर अधिरोपित कर के संदाय के लिए मूलतः दायी व्यक्ति के हक का अंतरण किया जाए, तब जिसके हक का अंतरण किया जाए और जिसको हक अंतरित किया जाएगा, नगर पालिका को ऐसे अंतरण की सूचना देंगे। अब आप इस पॉइंट का अर्थ समझिए। इस पॉइंट में कह रहा है कि भूमि या भवन या दोनों पर अधिरोपित कर का जो मूलतः दायी व्यक्ति होगा, अर्थात भूमि और भवन पर जो टैक्स लगता है, उस टैक्स को पे करने वाला जो व्यक्ति है या भूमि और भवन की संपत्ति का मालिक है, उस पर लगने वाले मूलतः कर का पेमेंट करता है, ऐसे व्यक्ति के हक का अंतरण किया जाए। यानी कि उसका जो हक है टैक्स देने का और संपत्ति पर, उस हक का अंतरण कर दिया जाए या हक को ट्रांसफर कर दिया जाए। और जिस व्यक्ति को हक ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ऐसे दोनों व्यक्ति नगर पालिका को इस प्रकार के ट्रांसफर की, अंतरण की सूचना देंगे। अगर इसको उदाहरण के द्वारा समझा जाए तो इस प्रकार समझेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई भवन या भूमि को खरीदा। खरीदने से पहले उस भवन और भूमि पर लगने वाला कर उसका जो पूर्व स्वामी होगा उसके द्वारा उस भूमि और भवन का टैक्स भरा जाता था। अब चूंकि वह भवन या भूमि आपको हस्तांतरित कर दिया गया, आपने उस भूमि और भवन को खरीद लिया, तो भूमि और भवन के कर के संदाय का हक अब आपके पास चला जाएगा और पूर्व स्वामी का हक समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पूर्व स्वामी के हक का अंतरण आपको कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में पूर्व स्वामी को और आपको दोनों को ही नगर पालिका को सूचित करना पड़ेगा। आपने कई बार देखा होगा, अपने घर परिवार रिश्तेदार में सुना भी होगा कि किसी व्यक्ति ने कोई मकान खरीदा, उसने रजिस्ट्री, पट्टा आदि सब अपने नाम ट्रांसफर करा लिए, लेकिन जो हाउस टैक्स, गृह कर लगता है, उसका जो कागज होते हैं उनको ट्रांसफर नहीं करवाए। तो जब नगर पालिका में आप जाके चेक करोगे तो मकान तो आपके नाम हो गया, रजिस्ट्री आपके नाम है, पट्टा आपके नाम है, लेकिन जो गृह कर है वो पूर्व स्वामी के नाम होता है। तो इसमें यही गलती होती है कि ना तो पूर्व स्वामी ने नगर पालिका को सूचित किया और ना आपने घर खरीदने के बाद आपने नगर पालिका को सूचित किया। तो ऐसी स्थिति में गृह कर की सूची में पूर्व स्वामी का नाम से ही संपत्ति दर्ज दिखाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको नगर पालिका जाकर के जो प्रक्रिया है उसके द्वारा हक अंतरण की सूचना आपको नगर पालिका को देनी पड़ेगी। इसमें दूसरा पॉइंट आप देखिए, यदि मूलतः दायी व्यक्ति की मृत्यु होने पर वह व्यक्ति जिसको वारिस के रूप में मृत व्यक्ति के हक का अंतरण हो, नगर पालिका को ऐसे अंतरण की सूचना देगा। हमने पहले पॉइंट में बात की थी कि किसी व्यक्ति के द्वारा यदि भूमि या भवन को बेच दिया गया है और इस प्रकार हक का अंतरण हुआ है, या फिर किसी अन्य विधि से मान लीजिए किसी ने अपना मकान या घर अपने बच्चे के नाम कर दिया, अपने भाई के नाम कर दिया, या XYZ कोई और कंडीशन भी हो सकती है जिसमें हक का अंतरण हुआ हो, तो उस कंडीशन में दोनों को ही सूचना देनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट यह है कि जो व्यक्ति भूमि और भवन का कर संदाय कर रहा था, यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसका जो हक होगा वह उसके वारिस के रूप में जो व्यक्ति है उसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस स्थिति में भी जो वारिस है उस व्यक्ति को नगर पालिका में सूचना देनी पड़ेगी। धारा 116 में ये 2 ही पॉइंट हैं
उम्मीद करता हूँ दोनों पॉइंट आपको समझ में भी आए होंगे। अगली धारा है धारा 117, जिसमें सूचना का प्रारूप के बारे में बताया गया है। धारा 117 में पहला पॉइंट है, धारा 116 के अधीन दी जाने वाली सूचना या तो द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के प्रारूप में होगी। उक्त प्रारूप में अपेक्षित समस्त विशिष्टियों का स्पष्ट तौर पर सही कथन किया जाएगा। तो इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि धारा 116 के अधीन जो जानकारियां मांगी गई हैं, अंतरण की सूचना मांगी गई है, उसे नगरपालिका या तो द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के प्रारूप में या फॉर्मेट में मांग सकती है, और उस प्रारूप में जो जानकारी अपेक्षित होगी वह सभी जानकारी स्वामी को देनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है इस धारा में, यदि ऐसी कोई सूचना प्राप्त होने पर नगरपालिका यदि आवश्यक समझे तो अंतरण की लिखित या उसकी प्रतिलिपि पेश किए जाने की अपेक्षा करेगी। अब मान लीजिए किसी स्वामी ने अपनी भू संपत्ति आदि को बेच दिया या अपने हक का अंतरण कर दिया, और जिस व्यक्ति को हक अंतरण किया गया, इन दोनों व्यक्तियों ने या किसी एक व्यक्ति ने इसकी सूचना नगरपालिका को दे दी। यदि नगरपालिका को किसी प्रकार की असमंजस गड़बड़ की स्थिति दिखती है या वह अपनी राय में उचित समझे तो इस प्रकार के अंतरण से संबंधित लिखित कागज या उसकी किसी प्रतिलिपि को मंगाने की अपेक्षा कर सकती है। अर्थात अगर नगरपालिका चाहे तो जो भूमि या जमीन के कर का अंतरण हुआ है उससे संबंधित किसी भी प्रकार के कागज इत्यादि की प्रतिलिपि को नगरपालिका मंगा सकती है। ये हमने धारा 117 के अंदर देखा। अगली धारा है धारा 118। धारा 118 में बताया गया है अंतरिति के नाम का नगरपालिक रजिस्ट्रों में प्रतिस्थापन। इस धारा को हम निम्न पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। जब कभी सूचना द्वारा ऐसा अंतरण नगरपालिका की जानकारी में आए और जांच के पश्चात जो आवश्यक हो, नगरपालिक रजिस्टर में उस व्यक्ति जो मूलतः दायी है के स्थान पर अंतरिति का नाम प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। इस पॉइंट को आप इस प्रकार समझिए, मान लीजिए किसी भवन या भूमि के स्वामी के द्वारा उस भूमि को बेच दिया गया या जो कर का हक है उसको अंतरित कर दिया गया। उस भवन या भूमि के स्वामी ने नगरपालिका को इस बात की सूचना नहीं दी, और जिस व्यक्ति को हक अंतरित किया गया उसने भी नगरपालिका को कोई सूचना नहीं दी। तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका की जो नगरपालिक रजिस्टर है उसमें जो टैक्स है वह जो पूर्व स्वामी होगा उसी के नाम से दिखाएगा। अगर इस स्थिति की जानकारी नगरपालिका को प्राप्त हो, जो व्यक्ति भूमि और भवन का वर्तमान स्वामी है वह तो कर का संदाय नहीं कर रहा है, बल्कि नगरपालिका के रजिस्टर में जो व्यक्ति पूर्व स्वामी है उसके नाम से ही कर और संदाय नगरपालिका रजिस्टर में दिखा रहा है। तो जब ऐसी स्थिति की जानकारी नगरपालिका को मिलेगी और नगरपालिका जांच करेगी, यदि उसे आवश्यक लगे तो उस स्थिति में नगरपालिका जो मूलतः दायी व्यक्ति है अर्थात जो पूर्व स्वामी है उसके स्थान पर जो वर्तमान स्वामी है उसका नाम प्रतिस्थापित कर देगी। अर्थात नगरपालिका रजिस्टर में पूर्व स्वामी का नाम काटकर उसकी जगह जो नया स्वामी है उसका नाम लिख दिया जाएगा। यह धारा 118 के अंदर हमने समझा। अब आगे हम अगली धारा 119 देखेंगे। अंतरण सूचना के अभाव में करों के संदाय का दायित्व बने रहना। इस धारा को निम्न पॉइंट से समझिए। किसी भवन या भूमि के कर का मूलतः दायी व्यक्ति जो नगरपालिका को ऐसे अंतरण की सूचना दिए बिना अपने हक का अंतरण कर देता है तो वह संदेह समस्त करों के संदाय के लिए दायी होगा जब तक वह अंतरण की सूचना ना दे दे या नगरपालिका के रजिस्टर में अंतरण अवलिखित ना किया जाए। अब इस पॉइंट का आप अर्थ समझिए। इस पॉइंट का अर्थ यह है कि मान लीजिए किसी भूमि या भवन के स्वामी ने अपनी संपत्ति को बेच दिया या उसका हक अंतरित कर दिया, तो ऐसी स्थिति में टैक्स भरने का काम जिस व्यक्ति को हक अंतरित किया गया है उसका होगा। लेकिन यदि इस प्रकार के अंतरण की सूचना नगरपालिका को दी ही नहीं गई है तो जो टैक्स होगा वह जो पूर्व स्वामी है या मूलतः दायी व्यक्ति है नगरपालिका के रजिस्टर में वही उस टैक्स के लिए दायी होगा। और जब तक वह दायी रहेगा, जो पूर्व स्वामी है वह अंतरण की सूचना नगरपालिका को ना दे दे और
नगर पालिका के रजिस्टर में नए स्वामी का या वर्तमान स्वामी का नाम अभिलिखित ना हो जाए तब तक। अर्थात एक सीधा, अगर इसको सीधे सीधे हम समझें तो यही हो जाएगा कि आपने यदि कोई मकान और संपत्ति किसी को बेच दी या किसी को ट्रांसफर कर दी और पहले आप टैक्स भरते थे, लेकिन आपने जब संपत्ति को बेच दिया उस पर टैक्स भरने का काम अगले व्यक्ति का रहेगा जिसने वह प्रॉपर्टी खरीदी है। लेकिन यदि आपने इसकी सूचना नगर पालिका को दी ही नहीं है तो नगर पालिका के रजिस्टर में टैक्स आपके नाम से ही शो होगा, और जब टैक्स आपके नाम से शो होगा तो उस टैक्स के लिए आप दायी होंगे। और यह टैक्स के दायी आप जब तक होंगे जब तक आप नगर पालिका को सूचना ना दे दें कि आपने उस संपत्ति का ट्रांसफर कर दिया है और उस व्यक्ति का नाम नगर पालिका रजिस्टर में अभिलिखित ना हो जाए, तब तक के लिए वह सारा टैक्स आपको भरना पड़ेगा। यह धारा 119 के अंदर बताया गया है। उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा। अगली धारा है धारा 120। धारा 120 के अंदर बताया गया है कर मूलतः किससे उद्ग्रहणीय है, यानी कि जो टैक्स है वह किससे कलेक्ट किया जाएगा। इस धारा का पहला पॉइंट हो जाएगा किसी भवन या भूमि पर आरोपित कर मूलतः उस संपत्ति के वास्तविक अधिभोगी से उद्ग्रहणीय होगा। अर्थात किसी भवन या भूमि या दोनों पर आरोपित कर उस भूमि या भवन के अधिभोगी से उद्ग्रहणीय होगा। तो जो अधिभोगी है उससे उस भूमि या भवन का टैक्स लिया जाएगा। अब अधिभोगी कौन होता है? तो अधिभोगी से तात्पर्य यह है कि वर्तमान में जो व्यक्ति भूमि या भवन का यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है, जो भूमि और भवन का उपयोग कर रहा है वर्तमान समय में, वही अधिभोगी कहलाएगा। तो जो वास्तविक अधिभोगी होगा उसी से टैक्स उद्ग्रहित किया जाएगा। अब हम यहाँ यह देखते हैं कि अधिभोगी कौन कौन हो सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट देख लेते हैं भूमि या भवन का स्वामी। अर्थात जो व्यक्ति भूमि या भवन का उपयोग कर रहा है वह उसका स्वामी भी हो सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि स्वयं के मकान में रह रहा है तो वह स्वामी भी है और अधिभोगी भी है। तो इस स्थिति में उस स्वामी से ही टैक्स संग्रहित किया जाएगा। अगला पॉइंट देखें तो वह व्यक्ति जिसने भूमि भवन को राज्य सरकार या नगर पालिका से पट्टे पर धारण किया हो। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भूमि को या भवन को राज्य सरकार से या नगर पालिका से पट्टे पर लिया हो तो ऐसा व्यक्ति अधिभोगी होगा और उस अधिभोगी को टैक्स देना होगा। और तीसरा पॉइंट है किसी भी व्यक्ति से भवन को पट्टे पर धारण करता हो। अर्थात इसका अर्थ यह हो जाएगा कि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति से किसी भूमि या भवन को पट्टे पर लिया हो। जैसे मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी संपत्ति को किराए पर दे देता है तो उस स्थिति में किराएदार उस संपत्ति का अधिभोग कर रहा है। हमने धारा के सबसे ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि अधिभोगी से टैक्स उद्ग्रहित किया जाएगा, तो जो किराएदार होगा उस व्यक्ति से टैक्स लिया जाएगा। तो इस धारा के पहले पॉइंट में और बाकी जगह पॉइंट का अर्थ यही हो जाएगा कि टैक्स उस व्यक्ति से लिया जाएगा जो वर्तमान समय में भूमि या संपत्ति का अधिभोग कर रहा हो। और अधिभोगी कौन हो सकता है? तो हमने देखा कि स्वामी, भवन का स्वामी ही अधिभोगी हो सकता है, या ऐसा व्यक्ति अधिभोगी होगा जिसने भूमि या संपत्ति को राज्य सरकार से या नगर पालिका से पट्टे पर लिया हो, तो वह व्यक्ति भी अधिभोगी हो सकता है। या फिर ऐसा व्यक्ति जिसने किसी अन्य व्यक्ति से भूमि या भवन को पट्टे पर लिया हो। अगला पॉइंट है धारा 120 में कि कर मूलतः उद्ग्रहणीय है। अर्थात कर किससे उद्ग्रहित किए जाएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है यदि संपत्ति पट्टे पर दी गई हो तो पट्टाकर्ता से, यानी किसी भवन या भूमि को पट्टे पर दे दिया गया हो तो जो पट्टाकर्ता है उस व्यक्ति से भूमि या भवन का कर उद्ग्रहित किया जाएगा। अगला पॉइंट है यदि संपत्ति उप पट्टे पर दी गई हो तो वरिष्ठ पट्टाकर्ता से, यानी कई बार ऐसा होता है कि संपत्ति को पट्टे पर दे दिया जाता है और फिर वो पट्टाकर्ता किसी अन्य लोगों को पट्टे पर दे देता है, तो उस स्थिति में जो वरिष्ठ पट्टाकर्ता है उससे कर उद्ग्रहित किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा यदि संपत्ति पट्टे पर ना दी गई हो तो उस व्यक्ति से जिसे पट्टा देने का अधिकार है। अर्थात इस पॉइंट का अर्थ इस प्रकार समझिए कि किसी भूमि या संपत्ति को पट्टे पर दिया ही नहीं गया है या किराए पर नहीं दिया गया है, तो उस स्थिति में कर उस व्यक्ति से वसूला जाएगा जिसको भूमि या संपत्ति को, भूमि या भवन को किराए पर देने या पट्टे पर देने का अधिकार होगा।
तो उस व्यक्ति से कर उद्ग्रहित किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। एक बार कल एमसीक्यू की क्लास होगी जिसमें हम प्रश्नों के साथ साथ इन सभी धाराओं का रिवीजन भी करेंगे। धारा 120 में कुछ पॉइंट और बाकी हैं जिनको हम देखते हैं। धारा 120 में आगे पॉइंट है कि मूलतः दायी व्यक्ति से ऐसे कर की वसूली में विफलता पर भवन या भूमि के किसी भाग के अधिभोगी से राशि का ऐसा भाग वसूल किया जा सकेगा जो अनुपातिक संदेह हो। इस पॉइंट का अर्थ आप इस प्रकार समझिए कि जिस व्यक्ति से मूलतः कर लिया जाना है और नगर पालिका उस व्यक्ति से कर लेने में विफल होती है, वह व्यक्ति कर नहीं देता है, तो उसके भवन या भूमि का जो अधिभोगी होगा या उसके भवन या भूमि के किसी एक भाग का भी अधिभोगी होगा, तो उस अधिभोगी को जितने भाग में वह भूमि या भवन का उपयोग कर रहा है उसके बराबर का कर नगर पालिका को देना होगा। यही इस पॉइंट में लिखा हुआ है। एक बार हम पुनः पढ़ें तो मूलतः दायी व्यक्ति से ऐसे कर की वसूली में विफलता पर भवन या भूमि के किसी भाग के अधिभोगी से राशि का ऐसा हिस्सा वसूल किया जा सकेगा जो अनुपातिक संदेह हो। अर्थात अगर 2 मंजिला भवन है और उसकी किसी एक मंजिल पर कोई अधिभोगी निवास कर रहा है और जो व्यक्ति मूलतः कर देने वाला है वह कर नहीं दे रहा है, तो जो रहने वाला व्यक्ति जितने हिस्से का अधिभोग कर रहा है उसी के अनुपात में उससे कर लिया जाएगा। आगे आप एक और पॉइंट देखिए जो इससे संबंधित है। परंतु ऐसे किसी अधिभोगी द्वारा जो इस धारा के अधीन मूलतः दायी नहीं है तो उससे वसूल की गई राशि के लिए वह मूलतः दायी व्यक्ति से मुजराई प्राप्त करने का हकदार होगा। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि जैसे हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि जिस व्यक्ति पर कर मूलतः दायी है वह व्यक्ति कर दे नहीं रहा है या दे नहीं पा रहा है उस समय, तो उसके भवन या संपत्ति के किसी हिस्से को अधिभोग करने वाला व्यक्ति उसी हिस्से के अनुपात में कर का संदेह करेगा। तो जो अधिभोगी व्यक्ति द्वारा कर का संदेह किया गया है या टैक्स भरा गया है तो वह टैक्स अधिभोगी द्वारा मूलतः दायी व्यक्ति से लेने का हकदार होगा। यानी जो अधिभोगी द्वारा या आप किराएदार समझिए, किराएदार द्वारा कोई टैक्स भर दिया गया है तो वह टैक्स किराएदार अपने मालिक से मांग सकता है। एक बार इस पॉइंट को पढ़ के इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। परंतु ऐसे किसी अधिभोगी द्वारा जो इस धारा के अधीन मूलतः दायी नहीं है, और जो अधिभोगी है वह ऐसा अधिभोगी होना चाहिए जो हमने धारा 120 के अंदर अधिभोगी पढ़े हैं उनके अलावा, अर्थात वह इस धारा 120 के आधार पर मूलतः दायी नहीं होना चाहिए। तो उससे वसूल की गई राशि अर्थात अधिभोगी से जो राशि वसूल की गई है उस राशि के लिए वह मूलतः दायी व्यक्ति से मुजराई प्राप्त करने का हकदार होगा। यानी अधिभोगी द्वारा कर के रूप में दी गई राशि को वह मूलतः दायी व्यक्ति से लेने का हकदार होगा। यहाँ मुजराई प्राप्त करने का मतलब यह है कि वह अपने अकाउंट में क्रेडिट करवाएगा उस राशि को। तो यहाँ धारा 120 समाप्त होती है और आज की क्लास में हम इतनी ही धारा पढ़ेंगे। कल की क्लास में धारा 101 से लेकर धारा 120 तक के एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा और इन सभी धाराओं का एक बार पुनः रिवीजन भी एमसीक्यू क्लास में प्रश्नों की व्याख्या करते समय कर लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आ रही होगी। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो पर कमेंट जरूर करते रहें और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।